वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 1 नवंबर 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल काला नमक राइस के बारे में है। हो सकता है राइस की इस वैरायटी के बारे में आपने पहले भी सुना हो। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अभी हाल फिलहाल में सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है इसकी 2 नई वैरायटीज को। ध्यान दीजिएगा, ये ड्वार्फ वैरायटीज हैं, मतलब ये ऐसी वैरायटीज हैं जिनके पौधे बहुत लंबे नहीं होंगे बल्कि छोटे होंगे। अच्छा देखिए, मजेदार है ना। इन पौधों को छोटा रखने के लिए रिसर्च की गई है और उसके बाद इन नई वैरायटीज को डेवलप किया गया है। आखिर ऐसा क्यों किया गया होगा, मन में सवाल तो आता है। यहां पर देखिए, ये वैरायटी उत्तर प्रदेश में मेजरली उगाई जा रही है, जिसके लिए इस प्रकार की रिसर्च हाल फिलहाल में की गई है। उम्मीद ये भी है कि इसके बाद काला नमक राइस की जो यील्ड है वो डबल हो जाएगी ट्रेडिशनल वैरायटी की तुलना में या कंपैरिजन में। काला नमक की जो ट्रेडिशनल वैरायटी है पैडी की, इसे ब्लैक हस्क के फॉर्म में आप देख सकते हो और काफी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस भी होती है इसमें। इसे लॉर्ड बुद्धा के गिफ्ट के तौर पे देखा जाता है। माना जाता है कि श्रावस्ती में जब भगवान बुद्ध की विजिट हुई थी उनके एनलाइटनमेंट के बाद, तो उसी दौरान इस रीजन में इस राइस को इंट्रोड्यूस किया गया था। यह वर्तमान में जो तराई रीजन है नॉर्थ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश का, उसके 11 डिस्ट्रिक्ट्स में उगाया जाता है और नेपाल के कुछ हिस्सों में भी इसे उगाया जाता है। इसकी जो ट्रेडिशनल वैरायटी है उसमें लॉगिंग की प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से इसकी यील्ड बहुत कम हो जाती है। अब आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में क्यों इसके पौधों को ड्वार्फ बनाने के लिए इतनी रिसर्च की गई। लॉगिंग का क्या मतलब होता है, पहले मैं आपको यह बता देता हूं। लॉगिंग का जो मतलब है वो ये है कि जब पौधा बड़ा होता है तो उसके बाद जब इसमें बालियां लगती हैं तो उसके वेट से यह पौधा झुक जाता है और अल्टीमेटली गिर जाता है, जिससे कि इसकी यील्ड में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ये इस वजह से होता है क्योंकि इस पौधे की लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, स्टेम्स इसके वीक पड़ जाते हैं। इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए अभी ये रिसर्च की गई और इनकी ड्वार्फ वैरायटीज को डेवलप किया गया। इनकी यील्ड भी पर हेक्टेयर 2.5 टन के आसपास ही रहती है, तो अब इसकी यील्ड भी डबल हो जाएगी। मैं आपको ये भी बता देता हूं कि ट्रेडिशनल काला नमक राइस को जीआई टैग भी दिया जा चुका है। बात करते हैं इस नई वैरायटीज के बारे, ये जो नई वैरायटीज जो आई हैं इनके बारे में। ये इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जो प्रॉब्लम है लॉगिंग की उसे रिजॉल्व करने के लिए, एड्रेस करने के लिए डेवलप किया। जो 2 नाम हैं इन वैरायटीज के, 2000 पूसा नरेंद्र काला नमक 1638 एंड पूसा नरेंद्र काला नमक 1652। जो यील्ड है इस नई वैरायटी में वो डबल हो जाएगी, ये तो बता ही चुका हूं। IARI के साथ जो उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर है वो भी इस वैरायटी के डेवलपमेंट में इन्वॉल्व रही है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में है। गुजरात की सरकार ने हाल फिलहाल में एक प्रपोजल मूव किया है जहां पे उन्होंने एक कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया है ताकि ये इवेल्युएट किया जा सके कि क्या गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट किया जा सकता है। क्या है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड? यूनिफॉर्म सिविल कोड ये कहता है कि पूरे देश में सभी रिलीजियस कम्युनिटीज के लिए एक लॉ होगा। एक लॉ, इसका क्या मतलब है? ये लॉ पर्सनल मैटर्स से रिलेटेड होगा, जैसे कि मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन। इन सभी के लिए जो रिलीजियस लॉज हैं उन्हें फॉलो नहीं किए जाएंगे। फर्दर एक ही लॉ होगा जो सभी रिलीजन्स पर एप्लीकेबल होगा। क्या इस बारे में हमारे संविधान में भी प्रावधान है? ऑफ कोर्स है। आर्टिकल 44 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो ऐसा कहता है कि स्टेट को एंडेवर करना चाहिए, एंडेवर का मतलब प्रयास करना चाहिए फंडामेंटली, ताकि यूनिफॉर्म सिविल कोड को सभी सिटीजन्स के लिए पूरी टेरिटरी में इंडिया के इंप्लीमेंट किया जा सके। मैं आपको यह भी बता देता हूं कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं उनमें आता है ये आर्टिकल 44। एनडीपीएस भी इसको लागू किया जाए ऐसा जरूरी नहीं है, इसीलिए अभी तक इसे गोवा के अलावा और कहीं भी लागू नहीं किया गया है। आर्टिकल 44 डीपीएसपी का पार्ट है, जैसा कि आर्टिकल 37 में डीपीएसपीस के एम्बिट में यह डिफाइन किया गया है कि ये नॉट जस्टिसेबल हैं। इसका मतलब यह है कि अगर डीपीएसपी को इंप्लीमेंट नहीं किया जाता तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते ये बोल के कि देखो ये डीपीएसपी में लिखा है, इसके ऊपर कानून क्यों नहीं बनाया या ये इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा। रेदर ये गवर्नेंस के लिए फंडामेंटल बताए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि डीपीएसपीस को इंप्लीमेंट करने के लिए या तो हमारे पास फाइनेंसेस नहीं है या फिर हमारी सोसाइटी इसके लिए तैयार नहीं है, इसीलिए इन्हें नॉन इन्फोर्सेबल बनाया गया कि जब हमारे पास पैसे आ जाएं या सोसाइटी इसके लिए तैयार हो जाए तब डीपीएसपी को इंप्लीमेंट किया जाए। आर्टिकल 44 में इसीलिए इस प्रकार के शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, जैसे कि स्टेट शैल एंडेवर। इसके अलावा इन पार्टिकुलर टाइप, शैल इन पार्टिकुलर डायरेक्ट इट्स पॉलिसी, शैल बी ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट। इस प्रकार के वर्ड्स इसी रेफरेंस में यूज किए गए हैं कि ये नॉन जस्टिसेबल है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं तो गोवा
जो पहले पुर्तगीज कॉलोनी हुआ करती थी, मैंने आपको बताया कि केवल यहीं पर यूनिफॉर्म सिविल कोड एप्लीकेबल है। ये यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट बना 1961 में। 1987 में गोवा को एक सेपरेट स्टेट बना दिया गया। तो क्या गोवा में यूसीसी जब ये सेपरेट स्टेट बन गया तब लाया गया? बिल्कुल नहीं, ये उसके बहुत पहले आ गया था। यूनिफॉर्म सिविल कोड को तो गोवा में 1870 में ही इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। किसने किया था? पुर्तगीज रूलर्स ने। और जब 1961 में इस टेरिटरी को इंडिया में मर्ज किया गया तो इस प्रावधान को बाहर नहीं किया गया, रेदर इसे वहां पर लागू रहने दिया गया। तो कुल मिला के एक ही मात्र ऐसा स्टेट है इंडिया में, गोवा, जहां पर आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड मिलेगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल साका पंजा साहिब के बारे में है, जो गुरुद्वारा मैनेजमेंट बॉडीज हैं भारत और पाकिस्तान की, जिसमें अमृतसर बेस्ड शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी आ जाती है एक और दूसरी ओर पाकिस्तान की सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। इन लोगों ने हाल फिलहाल में जो शहीदी साका पंजा साहिब है उसके 100 साल ऑब्जर्व किए। इसे मार्टाइडम मैसेकर के तौर पे देखा जाता है, जो हसन अब्दल सिटी में हुआ, पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में। यह घटना कैसी थी, मैं आपको पहले इसका थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं। एक समय ऐसा था जब जो गुरुद्वाराज होते थे उनके मैनेजमेंट को ब्रिटिशर्स कंट्रोल किया करते थे और उनमें जो महंत बिठाए जाते थे वो ब्रिटिशर्स के इशारों पर काम किया करते थे। एक ऐसा समय आया जब वो बहुत ज्यादा करप्ट हो गए और गुरुद्वाराज बहुत सारी इल प्रैक्टिसेस का सेंटर बन गए। जब लोगों को इसकी जानकारी लगी तो उन्होंने इसका विरोध करना शुरू किया। हालांकि ये महंत इन बातों को सुनते नहीं थे क्योंकि उनके पीछे ब्रिटिश अथॉरिटी का बैकअप था। जब ऐसे ही कई सारे लोगों ने ऐसे महंत का विरोध किया तो उन्होंने ब्रिटिशर्स का सहारा लेकर उन सभी लोगों को गिरफ्तार करवाना शुरू कर दिया। इसके प्रोटेस्ट में कई सारे लोगों ने वॉलंटरीली गिरफ्तारी देनी शुरू कर दी। एक ऐसा समय आ गया जब बहुत सारे सिख कम्युनिटी के मेंबर्स को ब्रिटिशर्स ने गिरफ्तार कर लिया इस बेसिस पर जहां पर वो करप्ट महंत का विरोध कर रहे थे। ऐसी ही स्थिति में ब्रिटिशर्स ने यह प्लान किया कि अगर सभी सिख लोगों को एक साथ रखा गया तो ये उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो उन्होंने प्लान किया कि क्यों ना इन्हें अलग अलग जगह पर मूव कर दिया जाए। ऐसे ही एक ट्रेन में कई सारे सिख कम्युनिटी के प्रिजनर्स को रखकर एक दूसरी जगह पर ले जाया जा रहा था। उसके बीच में एक स्टेशन पड़ता था, साका पंजा साहिब। बेसिकली ये जो स्टेशन है वो हसन अब्दल रेलवे स्टेशन है, बट इसे पंजा साहिब स्टेशन भी कहा जाता था। लोगों ने लंगर तैयार किया और प्लान ये बना कि जब इस स्टेशन पर ट्रेन रुकेगी तो जो भी प्रिजनर्स हैं जिनको ब्रिटिशर्स ने गिरफ्तार कर रखा है उन्हें लंगर दिया जाएगा। ये प्रयास जब जानकारी लगती है ब्रिटिशर्स को तो उन्होंने ये मन बना लिया कि इस स्टेशन पर ट्रेन को रोका ही नहीं जाएगा। स्टेशन मास्टर ने जो भीड़ इकट्ठा हुई थी लंगर के साथ उन्हें ये बोला कि ट्रेन यहाँ नहीं रुकेगी तो आप लोगों का यहाँ रुकना नहीं सही है, आप लोग चले जाइए। लेकिन जो लोग इकट्ठा हुए थे उन्होंने मन बनाया कि वो ट्रेन को रोक कर रहेंगे और जो भी लोग बंदी बनाए गए हैं उन्हें खाना खिलाया जाएगा। सभी लोग ट्रेन की पटरियों पर लेटने लगे। यही दिन था जब पंजा साहिब में लंगर को यानी कि कम्युनिटी किचन फूड जो होता है वो सिख प्रिजनर्स को देने के लिए ट्रेन को रोकने का प्रयास किया गया। स्टेशन मास्टर ने बता दिया था हालांकि जो ट्रेन है वो नहीं रुकेगी, फिर भी यह प्रयास किया गया। प्रोटेस्टर्स ने रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया और वो पटरी पर लेट जाते हैं। ट्रेन नजदीक आई, ट्रेन ने भीड़ को देखा, हॉर्न बजाया और ड्राइवर ने ट्रेन को रोकने का प्रयास भी किया, लेकिन ट्रेन को रोकते रोकते उसने कई सारे लोगों को घायल कर दिया। कई सारे प्रोटेस्टर्स ट्रेन की चपेट में आ गए, जिनमें भाई करम सिंह इस घटना के थोड़े समय बाद ही शहीद हो जाते हैं और भाई प्रताप सिंह, उनकी मौत एक दिन बाद होती है, उनकी शहीदी एक दिन बाद होती है सीरियस इंजरी की वजह से। जो ये मार्टायर्स हैं इन्हें मार्टायर्स ऑफ साका पंजा साहिब के रूप में एक्नॉलेज किया जाता है, याद किया जाता है और अभी इस घटना को 100 साल पूरे हुए हैं। ऐसी घटनाएं जिनके 100 साल 50 साल पूरे हों आप उन्हें जरूर से जानते रहिए, बिकॉज इस पर प्रश्नों के आने की पूरी संभावना रहती है। गुरुद्वारा पंजा साहिब की बात कर लेते हैं तो ये हसन अब्दल में लोकेटेड है पाकिस्तान के। इसे सिखिज्म में इस तौर पर बनाया गया था ये मानते हुए कि गुरु नानक देव जी ने इस लोकेशन को विजिट किया था अपने साथी भाई मर्दाना जी के साथ। तो ये पूरा आर्टिकल साका पंजा साहिब के बारे में रहा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एक्सरसाइज गरुणा के बारे में है। इंडियन एयरफोर्स और फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स ने हाल फिलहाल में पार्टिसिपेट किया है इस बायलैटरल एक्सरसाइज में। ये जो एक्सरसाइज है ये इंडियन और फ्रेंच एयरफोर्स के बीच में 2003 से हो रही है और ये इसका 7th एडिशन है। जो भी एक्सरसाइज होती है उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव कैपेबिलिटी को इनहेंस करना होता है, इंटर ऑपरेबिलिटी को बढ़ावा देना होता है ताकि दोनों फोर्सेस एक साथ मिलकर आराम से काम कर सकें जब भी क्राइसिस की सिचुएशन आए तो। इसके अलावा भी कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो भारत और फ्रांस के बीच में होती हैं। 2000 एक्सरसाइज शक्ति,
ये बाइनियल मिलिट्री एक्सरसाइज है, 2 साल में एक बार होती है, 2011 में पहली बार कंडक्ट की गई थी। एक्सरसाइज वरुणा, ये नेवल एक्सरसाइज है इंडिया फ्रांस के बीच में। और एक्सरसाइज ला पेरोज, ये एक मल्टीलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है फ्रेंच नेवी की। इसमें इंडिया ने 2021 में पहली बार पार्टिसिपेट किया था। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल तंबू आर्ट के बारे में है। वायनाड के एक फार्मर ने तंबू आर्ट का इस्तेमाल करके अशोक चक्र बनाया। आप उस अशोक चक्र को इस इमेज में भी देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये वो अपनी एग्रीकल्चरल फील्ड में बनाते हैं। तंबू आर्ट एक आर्टिस्टिक टेक्निक है जिसका इस्तेमाल करके कोई भी डिजाइन बना दी जाती है खेत में, जहां पर किसान अपनी फसल लगाता है। ऐसा करते वक्त वैरायटी ऑफ क्रॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है। यहां पर इन फार्मर ने राइस की वैरायटी का इस्तेमाल करके इस तंबू आर्ट को डेवलप किया और अशोक चक्र बना दिया। इस आर्ट का ओरिजिन वैसे जापान से ट्रेस किया जाता है, जहां पर पैडी की अलग अलग वैरायटीज से कई सारे डिजाइन्स बनाई जाती थी, जिसमें यह ध्यान दिया जाता था कि वो वैरायटीज अलग अलग कलर की हों ताकि उन्हें डिजायर्ड इमेज मिल पाए। जो इमेज है अशोक चक्र की, उसी राइस की 4 वैरायटीज का इस्तेमाल करके बनाया गया है। 2000 नजरबात, कालाबात, काकीसाला और रामली। तो ये तो सारी बातें तंबू आर्ट के बारे में रही। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ट्यूबरकुलोसिस के बारे में है। WHO ने अभी हाल फिलहाल में ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2022 की हाइलाइट्स को रिलीज किया। यह भी बताया कि कोविड-19 पैंडेमिक का इस पर क्या इंपैक्ट रहा है। टीबी के इंसिडेंट्स के बारे में बात करते हैं जो इस रिपोर्ट में बताए गए हैं। यह बताया गया कि पूरी दुनिया 2021 में लगभग 10.6 मिलियन टीबी केसेस को रिपोर्ट करती है। ध्यान दीजिएगा, ये 2020 की तुलना में 4.5% ज्यादा है। टीबी से कितने लोगों की जान गई? जिन लोगों की जान गई उनकी संख्या 1.6 मिलियन है। इसमें HIV पॉजिटिव लोग भी इंक्लूडेड हैं। HIV पॉजिटिव लोगों का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, इसीलिए वो टीबी के लिए ज्यादा वल्नरेबल भी हो जाते हैं। बात करते हैं ड्रग रेजिस्टेंट टीबी की, जिसमें जो फर्स्ट डोज मेडिकेशंस के होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। तो जो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी या DRTB उन्हें कहा जाता है, इनकी जो परसेंटेज है वो भी 3% बढ़ी है 2020 की तुलना में 2021 में। इन सब में कोविड-19 का इफेक्ट भी बताया जा रहा है। इंडिया और टीबी, इसकी बात करते हैं। भारत में लगभग 28% केसेस हैं टीबी के। इस लिहाज से भारत 8 ऐसे देशों में आ जाता है जो पूरी दुनिया में टीबी के जो भी केसेस आते हैं उनका 2/3 कवर कर लेते हैं, 68.3%। जो ग्लोबल टीबी रिलेटेड डेथ्स हैं उसका 36% इंडिया में हुआ। इसमें HIV निगेटिव लोग भी शामिल हैं। इंडिया का स्टैंड इस रिपोर्ट पर क्या है? इंडिया का यह कहना है कि वैसे तो इंडिया में टीबी का इंसिडेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी इंडिया दिन ब दिन बेहतर कर रहा है कई सारे अन्य देशों की तुलना में। ट्यूबरकुलोसिस की बात करते हैं तो ये एक बैक्टीरियम की वजह से होता है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये माइकोबैक्टीरियाई फैमिली से बिलोंग करता है। इसमें लगभग 200 बैक्टीरियाज हैं, उन्हीं में से एक है ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। फर्दर, इंसानों में जो टीबी होता है वो इन जनरल लंग्स को अफेक्ट करता है, जिसे आप पल्मोनरी टीबी कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि केवल लंग्स को ही प्रभावित करेगा, ये शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है और ऐसे टीबी को एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहा जाता है। ये एक इंसान से दूसरे इंसान में बाई एयर फैल सकता है। ज्यादातर लोग जिनको टीबी होता है वो एडल्ट्स होते हैं। 2021 में 56.5% लोग जो टीबी से प्रभावित हुए वो मेन थे और टीबी बर्डन वुमेन में 32.5% रहा, चिल्ड्रन में ये 11% रहा। टीबी के बारे में बता दूं कि ये प्रिवेंटेबल भी है और क्यूरेबल भी है। 85% लोग जिनमें ये बीमारी होती है उन्हें सक्सेसफुली 4 या 6 महीनों के ड्रग रेजिमेन के बाद ट्रीट कर लिया जाता है। इंडिया क्या प्रयास कर रहा है टीबी को एलिमिनेट करने के लिए? प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, इसके माध्यम से हम 2025 तक भारत से टीबी को एलिमिनेट करने का ऑब्जेक्टिव रखते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जो ग्लोबल टारगेट है वो 2030 तक का है, मतलब हमारा टारगेट उससे 5 साल पहले का है। यहां पर देखिए ये हेडिंग गलत है, आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। इसके अलावा निक्षय मित्र एक कंपोनेंट है इस इनिशिएटिव का, जिसमें डायग्नोस्टिक किया जाता है, न्यूट्रिशनल और वोकेशनल सपोर्ट दिया जाता है टीबी के ट्रीटमेंट के लिए। इंडिया में जो नेशनल टीबी प्रेवलेंस सर्वे है वो अलग से किया जाता है, मतलब हम WHO की रिपोर्ट पर रिलाई नहीं करते हैं, हम अपना सर्वे खुद से करते हैं कि हमारे यहाँ, चूंकि हमें अपने यहाँ खत्म करना है, दुनिया में जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, तो हमारे यहाँ जो सर्वे होता है वो अलग से होता है और ये इस प्रकार का दुनिया का सबसे बड़ा सर्वे है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन भी लॉन्च किया है इसी पर्सपेक्टिव से। वर्तमान में 2 वैक्सीन हैं जो टीबी के लिए अभी लाइन में है, उन पर काम चल रहा है। फर्स्ट वन इज VPM वैक्सीन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट 1002, दूसरा है MIP माइकोबैक्टीरियम इंडिकस प्राणी। देखिए अभी इन्हें डेवलप किया जा रहा है
अभी ये क्लिनिकल ट्रायल्स के फेज में है, जब फाइनल हो जाएंगे तो ही इनका इस्तेमाल पॉसिबल हो पाएगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल वन नेशन वन पुलिस यूनिफॉर्म के बारे में है। प्राइम मिनिस्टर ने अभी हाल ही में वन नेशन वन पुलिस यूनिफॉर्म की बात की। इसके पहले वो वन नेशन वन समथिंग ऐसी कई सारी बातें करते रहे हैं और उनमें से कुछ को इंप्लीमेंट भी किया गया है। ये बात उन्होंने तब कही जब वो स्टेट होम मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस को एड्रेस कर रहे थे, जो इंटरनल सिक्योरिटी के इशू पर हरियाणा के फरीदाबाद में ऑर्गेनाइज किया गया था। वन नेशन वन पुलिस यूनिफॉर्म, इसमें प्लान ये है कि पूरे भारत में जो पुलिस ऑफिशियल्स होंगे उनका एक ही अटायर होगा। इससे दो फायदे होंगे। एक तो जो भी प्रोड्यूसर्स हैं, जो इस प्रकार की यूनिफॉर्म को प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें बल्क में प्रोडक्शन का मौका मिलेगा। तो जब बल्क में प्रोडक्शन होगा फाइनली, तो इससे उन्हें मार्जिन मिल जाएगा, वो अच्छी क्वालिटी डिलीवर कर पाएंगे कम कॉस्ट में। इसके अलावा पूरे भारत में एक जैसे पुलिस वाले होंगे तो कोई भी व्यक्ति उन्हें आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएगा। मान लीजिए आप किसी अन्य राज्य में जाते हैं और आपको उस राज्य के पुलिस पर्सनल्स के अटायर के बारे में जानकारी नहीं है, तो हो सकता है कि नीड के समय आप उन्हें सही से पहचान ना पाएं कि क्या ये पुलिस ऑफिशियल्स ही हैं या कोई और है। ये प्रॉब्लम भी नहीं होगी क्योंकि आपको पता होगा कि पुलिस ऑफिशियल्स हर जगह ऐसे ही दिखते हैं। पुलिस यूनिफॉर्म्स की बात करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पुलिस फोर्सेस को स्टेट गवर्नमेंट के जुरिस्डिक्शन में डालता है। इस लिहाज से 28 स्टेट्स के पास अपनी खुद की पुलिस फोर्स है। पब्लिक ऑर्डर और पुलिस, इसे लिस्ट 2 में रखा गया है स्टेट लिस्ट के। 7th शेड्यूल के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है जहां पे 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है, स्टेट लिस्ट पे राज्य सरकार और कंकरेंट लिस्ट पर दोनों ही कानून बना सकते हैं। हालांकि अगर केंद्र ने उस पर कानून बनाया तो राज्य का कानून उसके नीचे चला जाएगा या उसे एप्लीकेबल नहीं बनाया जाएगा। देखिए, वैसे तो अगर आप पुलिस पर्सनल्स की बात करते हैं तो लगभग आपको मोर एंड लेस भारत में हर जगह जो उनकी यूनिफॉर्म का कलर मिलेगा वो खाकी ही मिलेगा। हालांकि फिर भी अलग अलग रीजन में, अलग अलग स्टेट में इनकी यूनिफॉर्म में काफी डिफरेंसेस हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि खाकी के भी कई सारे शेड्स हो सकते हैं। वैसे शेड्स के बारे में फीमेल एस्पिरेंट्स को अच्छी जानकारी होगी, क्योंकि उनके लिए तो पिंक कलर के भी बहुत सारे शेड्स होते हैं, जैसे कैंडी फ्लॉस, बाबी पिंक, डस्की रोज, मैजेंटा पिंक, फ्लेमिंगो, मिलेनियल, रास्पबेरी पिंक। तो अगर पिंक के इतने शेड्स हो सकते हैं तो खाकी के भी ऑब्वियसली हो सकते हैं, इसीलिए डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स हालांकि अलग अलग हिसाब से अपनी फोर्सेस के लिए कलर डिसाइड करते हैं, वो खाकी के अलग अलग शेड्स में हो सकते हैं। इंडिविजुअल फोर्स भी डिसाइड कर सकती है कि उनके पर्सनल किस प्रकार का यूनिफॉर्म पहनेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जो कोलकाता की पुलिस है वो व्हाइट यूनिफॉर्म पहनती है। पुडुचेरी पुलिस के जो कांस्टेबल्स होते हैं वो ब्राइट रेड कैप्स पहनते हैं खाकी यूनिफॉर्म के ऊपर। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के जो पर्सनल्स होते हैं वो व्हाइट और ब्लू यूनिफॉर्म पहनते हैं। इन डिफरेंसेस को खत्म किया जाएगा वन नेशन वन पुलिस यूनिफॉर्म के एम्बिट में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ग्लाइफोसेट के बारे में है। गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में एक हर्बिसाइड ग्लाइफोसेट के इस्तेमाल को बैन कर दिया है और अब केवल ऑथराइज्ड पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर्स ही इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, जिसके बाद इंडस्ट्रीज इसका विरोध कर रही हैं। उनका यह कहना है कि इससे तो किसानों को बहुत नुकसान होगा और ग्लाइफोसेट इतना भी नुकसानदेह नहीं है। ग्लाइफोसेट एक हर्बिसाइड है। इसका मतलब यह है कि किसान की फसल में अगर खरपतवार उग आए हैं तो आप इस पेस्ट का छिड़काव कर सकते हैं। ये घास फूस को मार देगा और किसान अपनी अच्छी फसल ले सकता है। लेकिन इस हर्बिसाइड के साथ एक दिक्कत है, ये नॉन सेलेक्टिव है। नॉन सेलेक्टिव होने का मतलब ये है कि ये खरपतवार को तो मारता ही है, रदर ये प्लांट्स को भी नुकसान पहुंचाता है। कई बार तो ये रियल प्लांट्स को भी मार देता है, जिसको बचाने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। कई बार हम प्लांट की ग्रोथ को लिमिट करना चाहते हैं ताकि फसल जल्दी पक जाए, तब भी इस क्रॉप का छिड़काव कर दिया जाता है। मैं आपको बता दूं कि ग्लाइफोसेट दुनिया के 28 देशों में बैन है, जिनमें शामिल हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राजील, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, श्रीलंका। और इसे कार्सिनोजेनिक भी बताया जाता है, मतलब कि इससे कैंसर होने की संभावना रहती है। इसके जो रेसिड्यू होते हैं वो एनवायरमेंट में 6 महीने तक बने रहते हैं। इसके कुछ और भी नुकसान हैं, जैसे कि ये कई सारे ऐसे जो कीट पतंग हैं उनको भी मार देता है, जैसे कि बीज एंड बटरफ्लाइज, ये उनको भी नुकसान पहुंचाता है। इससे जो हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम है वो भी डिस्टरप्ट हो रहा है। ग्लाइफोसेट का इस्तेमाल कहां किया जाता है? इन जनरल इसका इस्तेमाल प्लांटेशन एग्रीकल्चर में किया जाता है, जहां पर आप वीड्स को आसानी से टारगेट कर सकते हो। कंट्रोल करने के लिए वीड्स का इस्तेमाल जहां पर अफॉरेस्टेशन एक्टिविटी करनी हो, मतलब आप नहीं चाहते कि वहां पे जंगल या घास फूस कुछ भी उगे, जैसे इरिगेशन कनाल के आसपास घास फूस उगाती है तो दिक्कत हो जाती है, तो वहां इसको छिड़क देते हैं। रेलवे ट्रैक्स के आसपास, बीटी कॉटन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और डेक्कन ब्लेड्स में इसीलिए इसका मैसिव यूज होता रहा है। तो ग्लाइफोसेट के जो इकोलॉजिकल नुकसान है, इसी रेफरेंस में इसे बैन किया गया। अब आइए रिवीजन कर लेते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 40 में कॉन्स्टिट्यूशन के इसका जिक्र है, शुद्ध रूप से गलत है। इसका इस्तेमाल तो आर्टिकल
44 में किया गया है इस कीवर्ड का यूज। गुरुद्वारा पंजा साहिब, ये हसन अब्दुल में है पाकिस्तान के, ये तो सही बात है। एक्सरसाइज गरुड़ा, ये इंडिया और जर्मनी के बीच की एक एक्सरसाइज है, गलत है। ये इंडिया और फ्रांस के बीच की एक्सरसाइज है, तो ये तो एक बेसिक बात हो गई। तंबू आर्ट, इसका ओरिजिन हम जापान से ट्रेस करते हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, इसके जरिए हम टीबी को 2030 तक एलिमिनेट करना चाहते हैं, ये तो बिल्कुल गलत बात है। हमारा टारगेट 5 साल एडवांस में है, वी हैव अ टारगेट ऑफ 2025, तो ये गलत हो गया। हमारा ये सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। इसकी पीडीएफ आपको ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जो कि इस लेक्चर के तुरंत बाद अपलोड कर दी जाती है। टेलीग्राम चैनल पे अगर आप अभी भी नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पर इस QR कोड को स्कैन करके भी जा सकते हैं, या फिर आप ओनली आईएएस नथिंग एल्स सर्च कर लीजिएगा, आपको 1.5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर वहाँ पे मिल जाएंगे। चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ के अलावा वहाँ पर और भी कई सारी इंपॉर्टेंट जो जानकारियाँ हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उन्हें आप तक पहुँचाया जाता है। सो ये सेशन यहाँ पर समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद।